और चलिए अब सबसे पहले बात भारत और चिली की करते हैं, जहां पर चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट बीते मंगलवार को 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरीटा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति बोरिक से मुलाकात की और भारत चिली संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति बोरिक की भारत के साथ दीर्घकालिक सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत से नए साझेदारी अवसर खुलेंगे। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बोरिक के साथ मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापार प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है। उनकी इस यात्रा से व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा मिलने की भी उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की साझा बातचीत की। भारत पहुंचने के बाद चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने आए हैं। हम कृषि, इनोवेशन और रचनात्मक उद्योगों में सहयोग के अवसर तलाश रहे हैं। हम अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं और इसलिए मेरे साथ सरकारी अधिकारी, राष्ट्रीय कांग्रेस, व्यापार जगत के नेता, इनोवेशन, संस्कृति के क्षेत्र के नेता, प्रतिष्ठित प्रोफेसर और छात्र मौजूद हैं। कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। चिली के राष्ट्रपति 5 अप्रैल को अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले आगरा, मुंबई और बेंगलुरु का दौरा भी करेंगे। आइए अब ग्राफिक्स की मदद से एक नजर डालते हैं भारत चिली के व्यापार और आर्थिक संबंध कैसे हैं। तो आपको बता दें, भारत चिली व्यापार और आर्थिक संबंध कुछ ऐसे हैं। एलएसी क्षेत्र में भारत का 5वां सबसे बड़ा साझेदार है चिली। भारतीय निवेश लगभग 620 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। वहीं भारतीय कंपनियों ने चिली की कंपनियों का अधिग्रहण किया है। संयुक्त उद्यम स्थापित करके चिली के बाजार में भारत का प्रवेश मोटर वाहन, औषधि निर्माण, रसायन, लौह इस्पात उत्पादों का निर्यात, मानव निर्मित धागा, सूती कपड़े, आरएमजी कपास का निर्यात, इसी के साथ ऑटो घटक, इलेक्ट्रिक मशीनरी, चमड़े के सामान, रबर उत्पादों का भी निर्यात हो रहा है। वहीं सितंबर 2016 को भारत चिली अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार पर भी समझौता संभव है। इसी के साथ समझौते का दायरा 474 से बढ़कर 2829 टैरिफ लाइनों तक पहुंचा है। विस्तारित अधिमान्य व्यापार समझौता मई 2017 में लागू हुआ और वहीं दोहरे कराधान से बचाव समझौते पर 9 मार्च 2020 को हस्ताक्षर किया गया। तो चलिए अब आपको बताएं कि भारत चिली के आपसी संबंध कैसे हैं। चिली में लगभग 4000 प्रवासी भारतीय हैं। चिली में भारतीय संस्कृति बहुत ही लोकप्रिय है। इसी के साथ चिली ने 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। भारत से पेशेवरों, व्यापारियों का लगातार आना जाना भी बना रहता है। प्रवासी भारतीय मुख्य रूप से आईसीटी, वित्तीय सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। चिली में कुछ भारतीय श्रमिक भी मौजूद हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की पहली भारत यात्रा है और भारत के लिए मित्रता का भाव और संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता अद्भुत है। इसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नई पहल की पहचान भी की है, ऐसा भी उन्होंने कहा। यह राष्ट्रपति बोरिक की पहली भारत यात्रा है और भारत के लिए जो मित्रता का भाव और संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता है, वह वाकई अद्भुत है। इसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं। मैं उनका और उनके साथ आए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत के लिए चिली
लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मित्र और पार्टनर देश है। आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। अंटार्कटिका के गेटवे के रूप में देखते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। भारत चिली की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। हम इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। यह खुशी का विषय है कि चिली के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिली में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने बीते मंगलवार को पहली बार स्पेस से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में उन्होंने अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स ब्रुच विल्मोर और निक हेंग के साथ मीडिया से बातचीत की। बता दें कि सुनीता विलियम्स अपने 4 साथियों के साथ 19 मार्च को पृथ्वी पर लौटी हैं। उन्होंने 9 महीने 14 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर बिताए हैं। शुरुआत में उनका मिशन 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये 9 महीने से ज्यादा लंबा हो गया। अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद अब विलियम्स ने पूछा गया कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने गंभीर शब्दों में जवाब दिया और कहा, अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। विलियम्स अक्सर अपनी भारतीय विरासत को साझा करने के लिए जानी जाती हैं। विलियम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जब भी हम हिमालय पर गए, ब्रुच को अविश्वसनीय तस्वीरें मिली। ये अद्भुत है। विलियम्स ने बताया कि अंतरिक्ष से भारत का नजारा उन्हें उनकी विरासत से जुड़े रहने का एहसास कराता है। इसके अलावा विलियम्स ने बताया कि रात के समय रोशनी में भारत के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों को देखना एक अलग अनुभव की अनुभूति प्रदान करता है। उनके अनुसार ये अनूठा दृष्टिकोण वास्तव में अविश्वसनीय था। वहीं 59 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री ने नासा के आगामी एक्सियोम मिशन के बारे में भी अपना उत्साह भी व्यक्त किया, जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा, जिनमें भारतीय वायुसेना के परीक्षण पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं। विलियम्स ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान देने की इच्छा भी जताई और कहा कि ये अपने अनुभव साझा करना चाहती हैं और देश की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसका हिस्सा बनना और इनकी मदद करना पसंद करूंगी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने जल्द ही अपने पिता के देश भारत आने की इच्छा जताई। वहीं विल्मोर के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने भारत की यात्रा पर चर्चा भी की। ISS के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अब आपको बताते हैं। बता दें कि ISS अंतरिक्ष में बनाई गई एक लैब है। अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत 18 देशों ने मिलकर इसे तैयार किया है। ये स्टेशन 330 से 435 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। वहीं ISS की कंट्रोल यूनिट को 1998 में रूसी रॉकेट से लॉन्च किया गया। 2 नवंबर 2000 को पहली बार प्रयोग के लिए एस्ट्रोनॉट्स रहने पहुंचे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2011 में पूरी तरह ये बनकर तैयार हुआ। ISS में एक समय में 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। दुनिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक और 15,000 करोड़ डॉलर का लागत लगा है इसमें। वहीं ISS आकार में करीब 109 मीटर लंबा है। ISS का वजन धरती पर करीब 4,20,000 किलोग्राम है। ISS में 6 स्लीपिंग रूम,
2 बाथरूम और एक जिम भी है। इसमें अंतरिक्ष यात्री रोजाना 2 घंटे वर्कआउट भी करते हैं। ये 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। 2 सितंबर 2017 को पेंगी विटसन ने 665 दिन बिताकर रिकॉर्ड बनाया था। अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली की ऊंचाई ISS पर 1 साल रहने के बाद 2 इंच बढ़ी। वहीं धरती लौटने के 2 दिन बाद ही कैली की ऊंचाई सामान्य हो गई। वहीं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नासा और बोइंग के संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमता को परखना और ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित ISS तक ले जाकर वापस ला सकता है या नहीं। मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को 8 दिन में रिसर्च और कई प्रयोग पूरे करने थे, लेकिन थ्रस्टर में तकनीकी खराबी के कारण उन्हें 9 महीने से ज्यादा स्पेस में रहना पड़ा। 19 मार्च को भारतीय समयानुसार सुबह 3:27 पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी फ्लोरिडा के तट पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्लैश डाउन हुए, जो कि पानी में लैंडिंग होती है, और इसे सुरक्षित करके वो लौटे। उनके साथ ही क्रू 9 के अन्य 2 एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका के निक हेग और रूस के एलेक्सांद्र गोरबुनोव भी वापस लौटे। स्पेस से लौटने के बाद सुनीता ने कहा कि यह मिशन उनके जीवन का सबसे लंबा और चुनौतीपूर्ण अनुभव था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इसे सफल बनाया है। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बता दें, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बीते मंगलवार को घोषणा की है कि उसने ताइवान के चारों ओर सेना, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स के संयुक्त युद्ध का अभ्यास शुरू किया है। इस कदम का उद्देश्य चीन की सैन्य ताकत को मजबूत करना और अमेरिका को साफ संदेश देना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हाल ही में एशिया दौरे के दौरान चीन की आक्रामकता का जवाब देने की बात कही थी, जिस पर चीन ने यह कदम उठाया है। PLA के ईस्टर्न थिएटर कमांड के एक बयान में बताया गया कि इस युद्धाभ्यास के दौरान चीनी सेना ताइवान के आसपास के इलाकों में कई दिशाओं से बढ़ेंगे। अभ्यास में समुद्री और जमीनी टारगेट पर हमले और महत्वपूर्ण इलाकों और समुद्री रास्तों की नाकेबंदी जैसी रणनीतियां शामिल होंगी। चीन की सेना ने इस अभ्यास को ताइवान की आजादी की समर्थक अलगाववादी ताकतों के खिलाफ एक कड़ा संदेश और शक्तिशाली चेतावनी के रूप में पेश किया है। वहीं PLA ने यह भी कहा कि ये युद्धाभ्यास चीन की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए वैध और जरूरी कार्रवाई है। इस अभ्यास का उद्देश्य सैनिकों की ज्वाइंट ऑपरेशन क्षमता का परीक्षण करना और चीन की सैन्य ताकत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। और अब बात म्यांमार की करते हैं, जहां पर म्यांमार में 28 मार्च को आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 2,719 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायल 4,500 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। सैन्य सरकार के अनुसार मरने वालों की संख्या 3,000 के करीब पहुंच सकती है। इसके अलावा 441 लोग अब भी लापता हैं। भूकंप के बाद म्यांमार में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 6 अप्रैल तक देश भर में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जो पिछले 200 सालों का सबसे बड़ा झटका था। USGS के अनुसार यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि मृतकों की संख्या 10,000 तक जा सकती थी। भूकंप के प्रभाव से म्यांमार के कई हिस्सों में संचार व्यवस्था ठप हो गई है, जिससे नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले, जहां 17 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। लोग भूकंप के बाद आ रहे आफ्टर शॉक से
डर से लगातार तीसरी रात सड़कों पर बिताने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनके घर बुरी तरह से टूट चुके हैं। भारत ने म्यांमार के लिए तेजी से राहत सामग्री भेजी है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री लगभग 40 टन राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचे हैं। इससे पहले आईएनएस करमुक और LCU 52 ने 30 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी थी। राहत सामग्री में चावल, खाद्य तेल, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा भारत ने 118 सदस्यीय एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट भी मांडले भेजी है। आपको बता दें कि म्यांमार की किसने कितनी मदद की, ये आपको जरा बताते हैं। तो बता दें आपको कि यूएन की बात करें तो यूएन ने म्यांमार को रिलीफ प्रोग्राम के लिए $5 मिलियन दिए हैं। रूस की अगर बात करें तो रूस ने 120 बचाव कर्मियों और जरूरी सामान के साथ 2 विमान भेजे। चीन, हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया रेस्क्यू टीम भेजेंगे। वहीं EU ने $2.7 मिलियन की आपातकालीन सहायता भेजी है। तो बता दें आपको, म्यांमार में राहत और बचाव कार्यों में सड़कों पर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम के कारण दिक्कतें आ रही हैं। कई मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ट्रॉमा किट, ब्लड बैग और जरूरी दवाएं पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। ये भूकंप म्यांमार के लिए एक बड़ा संकट बनकर आया है और दुनिया भर से मदद की जा रही है ताकि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। दीजिए अनुमति। जय हिंद।